आज हम बैंक पर सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल और बैंक्स के पे चर्चा करेंगे। मैं ओम प्रकाश मीना, सहायक आचार्य एफएम, एम.कॉम फाइनल ईयर। तो किसी भी राष्ट्र की बैंकिंग प्रणाली के कंधों पर प्रमुख रूप से देश की बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करने, भुगतान के सस्ते व सुगम साधन उपलब्ध कराने तथा साख को देश के विभिन्न क्षेत्र में अधिक उत्पादकता के सृजन करने के दृष्टिकोण से वितरित करने का भार निहित होता है। भारतीय व्यापारिक बैंकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2 दशक तक ने 2 दशक तक न केवल उपयुक्त उद्देश्यों के अपनी कार्यप्रणाली की आधारशिला ही नहीं माना, परंतु सैन्य बैंकों की कार्यनीतियों में स्थिर, कठोर और रूढ़िवादी दृष्टिकोण विकसित हो गया है। बैंकों की कार्यप्रणाली में इस स्थिर तथा रूढ़िवादी विचारधारा के पनपने के प्रमुख कारण इस प्रकार रहे। देश के सभी क्षेत्रों और वर्गों देश के सभी क्षेत्र और वर्गों में एक उचित समय में बैंकिंग शाखाएं खोलकर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में कठिनाइयाँ, निजी क्षेत्र के बैंकों का कुछ पूंजीपति वर्गों द्वारा नियंत्रण किया जाना और सार्वजनिक क्षेत्र में केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा उसके कुछ सहयोगी बैंकों के होने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, भारतीय बैंकों द्वारा कुछ सीमित क्षेत्र को ही साख सुविधा प्रदान किया जाना प्रमुख था। इस स्थिति का परिणाम ये हुआ कि व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग दिन प्रतिदिन प्रबल हो गई। तात्कालिक व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली में कमियां, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण व एकाधिकारी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, व्यापारी बैंकों ने अपने बढ़ते हुए साधनों का एक बड़ा भाग कुछ इन्हें गिने उद्योगपति तथा व्यावसायिक गृहों के नियंत्रण में कार्य करने वाले बड़े व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को ही ऋण देकर क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण व उद्योग और व्यावसायिक एकाधिकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन किया। सन 1966 में व्यापारिक बैंकों द्वारा 9 लाख खातों में 2,432 करोड़ रुपए उधार दिए, परंतु कुल ऋणों में से 1,800 करोड़ रुपए केवल 4,000 खातों में दिए गए। इसी प्रकार 1967 में औद्योगिक व्यापारिक उद्देश्य के लिए 18 करोड़ रुपए के ऋण दिए, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए ऋण केवल 572 ऋणियों को ही दिए गए। इसके अतिरिक्त यह बतलाया गया कि यदि गहराई से जांच की जाए तो ये ज्ञात होगा कि 500-600 खातेदारों का संबंध वास्तविक रूप से 4-5 औद्योगिक व्यवसायिक गिरोह से था। बैंकों पर कुछ ही अंशधारियों का प्रभाव, यह बताया गया कि एक प्रमुख बैंक के कुल अंशों में से 49% अंश केवल 3% अंशधारियों तथा 36% अंश 1% अंशधारियों द्वारा ही खरीदे गए। इसी प्रकार की स्थिति अन्य महत्वपूर्ण बैंकों की फलत कुछ अंशधारियों अपने प्रतिनिधि को बार बार संचालन मंडल के सदस्य बनाने में सफल रहे और बाद में उनकी सेवाओं का दुरुपयोग करते रहे। बैंकों के साधनों का उनके संचालकों द्वारा अपने लाभ के लिए उपयोग, सन 1954 के अंत में संचालकों व उनसे संबंधित कंपनियों को दिए गए ऋणों की राशि 56 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 1956 में 291 करोड़ रुपए हो गई। इसके अतिरिक्त यदि अपने प्रभाव द्वारा लिए गए ऋणों का आकलन किया जाए तो संचालकों व उनसे संबंधित कंपनियों को दी गई ऋण की राशि 600 से 700 करोड़ रुपए के बीच हो गई। प्राथमिक क्षेत्रों की साख मांगों की अवहेलना, व्यापारिक बैंकों ने योजनाओं के विकास हेतु निर्धारित प्राथमिकताओं की ओर भी ध्यान दिया। फलत कृषि, लघु उद्योग आदि क्षेत्र की साख मांग पूर्ति की गई और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सन 1953 से 65 तक के 12 वर्षों के व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र हेतु दिए गए ऋणों की वास्तविक राशि ही कम नहीं हुई, वरना कुछ
कुल ऋणों में कृषि ऋणों का प्रतिशत भी कम हो गया। सितंबर 1953 में अंत में कृषि ऋणों की राशि 19 करोड़ अर्थात कुल ऋणों का 0.38% थी, जो कि 1965 के अंत तक घटकर केवल 3.9 करोड़ रुपए अर्थात कुल ऋणों का 0.2% ही रह गई। असंतुलित साख विस्तार। व्यापारी बैंकों पर यह भी आरोप लगाया गया कि बहुत कुछ हद तक सही था कि उन्होंने अपनी शाखाएं केवल शहरी में तथा औद्योगिक व व्यापारिक दृष्टि से विकसित केंद्रों पर ही खोली है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की और कोई रुचि व्यक्त नहीं की है। फलतः देश में बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विकास नहीं हो सका है। धन्यवाद।